हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन IAS PCS। हम लोगों ने पॉलिटी की लेक्चर सीरीज शुरुआत की थी और अब तक हम लोगों ने दो टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। दैट इज़ योर यूनियन एडमिनिस्ट्रेटरी एंड द सेकेंड इज योर प्रीएम्बल। एंड चूँकि मैं PDF बना रहा था तो एक्चुअली PDF बनाने में समय लगती है, दैट्स वाई आपको 2-4 दिनों से वीडियो नहीं मिल रही होंगी। लेकिन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया था कि वीडियो आने में डिले हो सकती है, आप लोगों को पेशेंस रखना है। तो बेसिकली मैंने PDF बना ली है एंड अब मैं उसे वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस कर दूंगा, जो भी आपके प्रोविजन से रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। तो आज से हमारा सिटीजनशिप का जो लेक्चर सीरीज है वो स्टार्ट होने वाला है। एंड अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे तो सबसे पहले आपको उन्हें देखना है, सो दैट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन मिल सके। एंड उसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स है, खासकर हम प्रीएम्बल की बात करते हैं तो उन कीवर्ड्स को हमेशा आपको याद रखनी है और हमेशा उसको मेंस आंसर राइटिंग में इंटीग्रेट करना है, सो दैट आपको कभी भी फ्लो में दिक्कतें ना आए। बिकॉज जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हम बीच बीच में रुक जाते हैं, तो वो बेसिकली फ्लो को डिस्टर्ब करता है और वो इसीलिए होता है बिकॉज कहीं ना कहीं हमें वो जो पॉइंट है वो पॉइंट नहीं मिल पा रही होती है अपने माइंड के अंदर। हो सकता है हम फॉरगेट कर रहे हो या फिर रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो जो भी इश्यू है वो सब दूर हो जाएंगी। बस आपको बार बार रिवीजन करना है। जो मैं PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका भी आपको बार बार रिवीजन करते रहना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको सिटीजनशिप चैप्टर के रिलेवेंस के बारे में पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के अप्रोच से तो एज सच उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखती है ये चैप्टर, क्योंकि उतने खास क्वेश्चंस बनते भी नहीं है, कुछ रिलेटिवली फैक्चुअल चीज़ें हैं। दैट्स वाई क्वेश्चंस यहाँ से इग्नोर किए जाते हैं। इवन व्हाट स्टेट PCS में भी कुछ इसी प्रकार के ट्रेंड हमने देखे हैं, ठीक है। तो आपको उतनी ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है सिटीजनशिप चैप्टर को लेकर। हाँ, अगर हम मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो इंडियन डायस्पोरा है, ठीक है, उस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। और उसका मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू एंड सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेज एंड वे फॉरवर्ड वो सब आपको इस PDF में दे दिया है। आप PDF डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने मेंस पर्सपेक्टिव के आधार पर भी इस PDF को बनाया है, इसलिए थोड़ा सा डिले भी हो गया था। सो फ्रेंड्स, आज से हम सिटीजनशिप चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को सब्सक्राइब करें। अलोंग विद टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। एंड एक सेपरेट ईमेल आईडी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और उस ईमेल आईडी पर आप अपने आंसर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मेंस के भेज सकते हो। मैं क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता रहूँगा और आपको उसके आंसर भेजने हैं, या फिर हो सकता है मैं एक सेपरेट ग्रुप ही क्रिएट कर लूँ, सो दैट जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सके और अल्टीमेटली अपने आंसर्स शेयर कर सके, सो दैट एक दूसरे के आंसर्स की रिव्यू की जा सके और उससे बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो आपको क्या लगता है इस इनिशिएटिव के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अकॉर्डिंगली वी विल टेक द एक्शन, ठीक है। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। जब हम बात करते हैं सिटीजनशिप की तो सिटीजनशिप क्या है ना, इसको समझनी ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये कि आपको ये ध्यान होगा कि हम हो या फिर आप हो, किसी न किसी देश के अंदर रहते हैं, है ना। अमेरिकन नागरिक है तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका एज ए नेशन उसके अंदर रहते हैं। उसी प्रकार से जैसे हम इंडियंस है तो हमारा देश इंडिया है और हमारी सिटीजनशिप इंडियन है। तो बेसिकली ये जो सिटीजनशिप है ना, वो रिलेशनशिप बताता है कि इंडिविजुअल और स्टेट के साथ क्या रिलेशन होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक कहलाता है तो उसको एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं संविधान के अंतर्गत, ठीक है। उसको सर्टेन पावर्स मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो नॉन सिटीजन्स को जनरली नहीं मिलते हैं। तो ये सिटीजनशिप की बेसिक प्रेमिसेस है कि ये कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव अधिकार देता है अपने लोगों को, ठीक है। अलोंग विथ और भी बहुत सारी बातें सिटीजनशिप के अंतर्गत देखी जाती है, टू प्रिवेंट द इलीगल इमिग्रेंट्स एंटरिंग इनटू एनी नेशन,
बिकॉज कहीं ना कहीं इलीगल इमिग्रेंट्स खतरा हो सकता है देश के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए। तो ये सब जो बेसिक ओवरव्यू है वो सबको ध्यान में रखा जाता है और अल्टीमेटली जो सिटीजनशिप की प्रिंसिपल है वो निकाली जाती है। ठीक है, तो क्या हमने देखा कि सिटीजनशिप कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। एंड थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो एज सच अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, चाहे वर्ल्ड की बात करें, चाहे इंडिया की बात करें, तो एज सच सिटीजनशिप का कोई कंसेप्ट हुआ नहीं करता था। ठीक है, आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा बुक में कि भाई साहब मौर्यन एम्पायर है तो उसके लिए ये सिटीजनशिप का रूल है, या फिर मेडावल इंडिया की ही बात कर ले तो इतने सारे रूलर्स थे, प्रिंसली स्टेट थे, 552 प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस पीरियड। तो कोई सिटीजनशिप का प्रोविज़न नहीं हुआ करता था। वो तो जब से हमारा देश एक प्रकार से इंटीग्रेट होने लगा, देश का इंटीग्रेशन होने लगा, तो अल्टीमेटली एक स्टेट का कंसेप्ट इमर्ज होकर आया कि क्यों ना हम एक साथ जुड़कर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया हमने संविधान, और संविधान के अंतर्गत हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारी आइडेंटिटी एज एन इंडियन सिटीजनशिप बनी हुई है, और हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं। एंड एक्चुअली संविधान हमें सर्टेन एक्सक्लूसिव राइट्स देता है जो नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है, अलोंग विथ कुछ ड्यूटी भी संविधान हमें फॉलो करने की बात करता है, जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज में भी देखते हैं। ठीक है, तो सिटीजनशिप के बेसिक ओवरव्यू को लेकर आपका जो डाउट है होप कि वो क्लियर हो गया होगा। और ये जो सिटीजनशिप है ये आइडिया ऑफ एक्सक्लूजन पर आधारित है। आइडिया ऑफ एक्सक्लूजन मतलब क्या कि नॉन सिटीजन्स को ये एक्सक्लूड कर देता है। सिटीजन्स का मतलब क्या कि किसी एक पार्टिकुलर देश का नागरिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सब जो होंगे वो नॉन सिटीजन्स होंगे। तो इंडिया में क्या आप हमें बताओ कि सिर्फ सिटीजन्स रहते हैं या फिर नॉन सिटीजन्स भी रहते हैं? तो यह आपने सही सोचा, सिटीजन्स भी रहते हैं, नॉन सिटीजन्स भी रहते हैं। नॉन सिटीजन्स में एग्जांपल ले सकते हो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ले सकते हो। ठीक है, या फिर कोई भी फॉरेनर जो टूरिज़्म के लिए, मेडिकल टूरिज़्म के लिए इंडिया में आ रहे हो, वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए आ रहे हो, या फिर हम भी जाते हैं दूसरे देश में वर्क अपॉर्चुनिटीज़ के लिए घूमने के लिए, तो ठीक है, तो उस देश के लिए हम नॉन सिटीजन कहलाते हैं। तो ये बेसिक बैकग्राउंड आपको समझ में आ गई होगी। होप दिस ऑल डाउट गेट्स क्लियर टू यू। ठीक है, तो बेसिकली जब सिटीजनशिप ग्रांट की जाती है किसी सिटीजन को या फिर किसी व्यक्ति को, तो दो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो है आपका जस सोली। क्या है जस सोली प्रिंसिपल? ये बोलता है कि भाई साहब हम आपको सिटीजनशिप तो देंगे प्रोवाइडेड कि प्लेस ऑफ बर्थ आपको उस रीजन का होना चाहिए। जैसे इंडिया में आपने देखा होगा कि जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, वो कहीं ना कहीं जस सोली के आधार पर भी कहीं ना कहीं सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जस सोली मतलब क्या कि उस देश की सरजमी पर आपका जन्म हुआ हो। ठीक है, जैसे भारत के लिए ही बात करें तो भारत की सरजमी पर आपका जन्म हुआ हो। एंड दूसरा है आपका जस सेंग्यूनिश। तो जस सेंग्यूनिश की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रिकॉग्निशन देगा आपको सिटीजनशिप का बेस्ड ऑन द ब्लड टाइज, यानी कि फैमिली रिलेशन, चाचा ताऊ, या फिर यूँ कह सकते हो कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कहीं ना कहीं इनका रिलेशन इंडिया के साथ लेट से रहा होगा, तो उस आधार पर आपको भी सिटीजनशिप मिल सकते हैं। इसी को हम कहते हैं डिसेंट, है ना, कि भाई साहब फैमिली रिलेशंस के आधार पर आपको रिलेशनशिप दिए जा सकते हैं, आपको सिटीजनशिप दिए जा सकते हैं। तो ये सब बातें हो गई। तो आपको दो बातें याद रखनी है, जस सोली वाली दैट इज बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, एंड जस सेंग्यूनस वाली जो आपका ब्लड टाइज को रिकॉग्निशन देता है वाइल गिविंग टू यू द सिटीजनशिप। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रॉम द टाइम ऑफ मोतीलाल नेहरू कमेटी, जो कि 1928 में बना था, आपको ही पता है ना नेहरू कमेटी। तो जो इंडियन लीडरशिप थे वो कहीं ना कहीं जस सोली के कंसेप्ट पर विश्वास रखते कि हम जो है पर्सन को सिटीजनशिप का अधिकार देंगे बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, दैट इज ए पर्सन इफ़ बोर्न इन इंडिया, तो उनको सिटीजनशिप का अधिकार मिल जाएगा। तो होप आपको यहाँ तक
समझने में किसी भी प्रकार की इश्यू नहीं आई होगी। अब देखो, कोई भी मॉडर्न स्टेट को आप तलाशो, चाहे वो अमेरिका को तलाशो, इंडिया को तलाशो, या फिर कोई अन्य देश ही क्यों ना हो, वहाँ पर आपको दो प्रकार के पीपल मिलेंगे। एक तो सिटीजन्स मिलेंगे और दूसरा नॉन सिटीजन्स मिलेंगे। नॉन सिटीजन्स को आप एलियंस भी कह सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो सिटीजन्स और दूसरा एलियंस, एलियंस को आप नॉन सिटीजन्स भी कह सकते हो। तो सिटीजन्स कौन होते हैं? दे आर द फुल मेंबर्स ऑफ इंडियन स्टेट। भारत के ये पूर्णतः नागरिक होते हैं और भारत के संविधान का पालन करते हैं। साथ ही साथ इनको सारी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो भारत के संविधान ने दी है वो ये एंजॉय करते हैं। लेकिन एलियंस चूँकि नॉन सिटीजन्स होते हैं तो जाहिर सी बात है कि सारे के सारे राइट्स ये एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अगर सारे के सारे राइट्स अगर ये एंजॉय कर ही लेते तो फिर सिटीजनशिप के कंसेप्ट की बात ही क्यों होती है कि नहीं। इसलिए कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स हैं जो एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स एंजॉय करते हैं, दैट आर नॉट एंजॉयड बाय द एलियंस, या फिर यूँ कह सकते हो कि नॉन सिटीजन्स, ठीक है। एलियंस में भी दो प्रकार होते हैं, एक तो फ्रेंडली एलियंस या फिर एक होता है आपका इनेमी एलियंस। तो उतने ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जिसके साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशंस रहता है, जिस भी देश के साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशंस रहते हैं तो उनको हम फ्रेंडली एलियंस कहते हैं। उनको कुछ ज़्यादा अधिकार मिल जाते हैं भारत में, जबकि जो इनेमी एलियंस है उनको कहीं ना कहीं कुछ अधिकार नहीं मिलते, बहुत सारे अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। जैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कर लो, ठीक है। तो अब आपको प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है कि वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो एलियंस इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए वो आपको ध्यान रखना होगा कि वैसे फंडामेंटल राइट जो एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन इंजॉय करते हैं, तो अपने आप डिस्टिंक्शन आपको पता चल जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको कोड वर्ड यहाँ पर दिया है कि देख सकते हो 15, 16, 19, 29, 30। तो ये जो आप रेड कलर में देख रहे हो 15, 16, 19, 29, 30, ये एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स इंजॉय करते हैं। बाकी के जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो एलियंस भी इंजॉय करते हैं, चाहे वो आपका आर्टिकल नंबर 14 ही क्यों ना हो, ठीक है, या फिर आपका आर्टिकल नंबर 17 ही क्यों ना हो। तो बस कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो घेरे में मैंने किया है ये एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन एंजॉय करते हैं। बाकी के जो अन्य राइट्स हैं फंडामेंटल राइट वो इंडियन सिटीजन्स भी इंजॉय करते हैं प्लस नॉन सिटीजन्स भी इंजॉय करते हैं, इंडियन सिटीजन्स भी इंजॉय करते हैं प्लस एलियंस भी इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो क्या है आर्टिकल नंबर 15? वैसे तो इन सबको हम फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे ही, लेकिन एक बार आप देख सकते हो आर्टिकल नंबर 15 टॉक्स अबाउट कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। एंड आर्टिकल नंबर 16 बेसिकली राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जाहिर सी बात है आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, तो ये सिटीजन्स के लिए रिजर्व होंगे ना, नॉन सिटीजन्स के लिए तो रिजर्व नहीं होगा। अदरवाइज कोई भी फॉरेनर आके वो इंडिया में पब्लिक ऑफिस को ज्वाइन कर सकता है, तो ये तो सही बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये बातें हो गई। उसी प्रकार से आर्टिकल 19 की, ये तो आपने बार बार पढ़ा होगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू मूवमेंट, राइट टू रेसिडेंस एंड राइट टू प्रोफेशन, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 19 along with कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये ध्यान रखनी है कि इवन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर द एक्सक्लूसिव राइट दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू इंडियन सिटीजन्स, नॉट टू द नॉन सिटीजन्स। एंड ये आपका आर्टिकल 29 एंड 30 कवर करता है। साथ ही साथ राइट टू वोट इन द इलेक्शन, तो ये तो बात आपको पता ही होगी ना, जो इंडियन सिटीजन्स है वही वोट करेंगे, लोकसभा की बात हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो। अलॉन्ग विथ राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, चाहे राज्यसभा का मेंबर बनना हो, लोकसभा का मेंबर बनना हो, तो इन सब के लिए इंडियन सिटीजनशिप जरूरी है, मैंडेटरी है। या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना हो तो भी ये इंडियन सिटीजनशिप को हासिल करना मैंडेटरी है, ठीक है। और जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस देखते हो, पब्लिक ऑफिसेस देखते हो,
वो पब्लिक ऑफिसेस होल्ड करने का अधिकार भी इंडियन सिटीजन्स को ही दिया जाता है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, तो जो प्रेसिडेंट बनेंगे, अभी देख सकते हो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात चल रही है अल्टीमेटली, और ये टॉपिक भी काफ़ी गर्मा गर्म टॉपिक है, तो इस पर भी क्वेश्चंस बनेंगे, इसीलिए आपको ध्यान रखना है फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। और वैसे भी हम प्रेसिडेंशियल टॉपिक ही कवर कराने वाले हैं, आई थिंक कि एक दो टॉपिक के बाद, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बनना है तो इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, गवर्नर ऑफ स्टेट्स बनना है तो इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, एज वेल एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स। तो ये सब बातें हो गई, तो ये सब आपको भी पता होगी। पब्लिक ऑफिसर्स बस ध्यान रखना कि हाँ, पब्लिक ऑफिसर्स की बात आएगी तो इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, वोट की बात होगी तो इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, ठीक है। पार्लियामेंट में खड़ा होना है, स्टेट लेजिस्लेचर का पार्टिसिपेशन करना है, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर लेना है, तो अल्टीमेटली आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करिए, ठीक है। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्या हमें ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल बना देनी चाहिए, जहाँ पर आप सब आंसर राइटिंग जो भी आप लिखते हो शेयर कर सको, रिव्यू कर सको, ठीक है। तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लगेगा। आप हमें बस अपना रिस्पॉन्स दीजिए, हम आगे स्टेप लेंगे। यू गिव मी द रिस्पॉन्स, आई विल टेक द एक्शन। सो फ्रेंड्स, ये हमने देखा। अब चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पहली बात तो ध्यान रखनी है कि जब हम बात करते हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस की, तो सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन संविधान में भी दी गई है, लेकिन संविधान ने पार्लियामेंट को भी अधिकार दिया है कि आप जो है आने वाले समय के लिए, यानी कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप से रिलेटेड नियम कानून बना सकते हैं, ठीक है। और ये राइट एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट को दी गई है, हम देखेंगे। और सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस फॉर द प्रीलिम्स पर्पज ध्यान रखना है, पार्ट 2 के अंतर्गत आता है। पार्ट 2 के अंतर्गत आपका आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक ये गवर्न की जाती है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो कि ये जो सिटीजनशिप है वो आपका एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट इस पर लॉ बनाएगा, तो ये यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है ना, जो सब्जेक्ट लिस्ट का डिमार्केशन होता है 7th शेड्यूल के अंतर्गत, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो ये यूनियन लिस्ट में आएगा, बिकॉज एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है पार्लियामेंट का कि पार्लियामेंट ही इस पर लॉ बना सकती हैं। दैट्स वाई अभी आपने देखा होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वो पार्लियामेंट ने ही बनाई है, और वो भी आपका सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। तो ये बातें हो गई। और दूसरी बात है आपको ध्यान रखनी है कि जो संविधान है ना, वो सिटीजन शब्द को डिफाइन नहीं करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रोविजन से बताता है कि कौन से कैटेगरी ऑफ पर्सन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वेरियस प्रोविजंस बताता है कि कैसे कोई व्यक्ति सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है, ठीक है। एंड भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बाय बर्थ सिटीजनशिप एक्वायर किए हुए हो या फिर नेचुरलाइज्ड तरीके से सिटीजनशिप एक्वायर किए हुए हो, तो दोनों एलिजिबल है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि भाई साहब अगर आप नेचुरलाइजेशन के माध्यम से सिटीजनशिप एक्वायर किए हो तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात है ही नहीं। लेकिन आप देखो यहाँ पर यूएसए में ओनली ए सिटीजन बाय बर्थ, है ना, जिसका जन्म अमेरिका में हुआ हो, बाय बर्थ वो सिटीजनशिप एक्वायर की हो अमेरिका की, तो वही प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए एलिजिबल है। तो आप देखो यहाँ पर इंडिया की पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा वाइड है ना। यहाँ पर इक्वलिटी काफ़ी अच्छी तरीके से भारत में रिफ्लेक्ट होती नज़र आ रही है, इवन एट द हायर पोजीशन, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट का पोजीशन है ये, ठीक है। एंड एक बात और कि जब हम बात करते हैं सिटीजनशिप की, तो एक तो संविधान ने भी ये बताया है कि कौन से व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होंगे, बट संविधान अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करता है अप टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक जो भी व्यक्ति भारत में रहे होंगे, ठीक है, या फिर उनके पेरेंट्स रहे होंगे,
उस आधार पर सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, किसको मिलेगी, वो कहीं ना कहीं हमारा संविधान बताता है। लेकिन व्हाट अबाउट गेटिंग सिटीजनशिप आफ्टर 26 ऑफ जैन 1950, तो उसके लिए पार्लियामेंट को एम्पावर की जाती है संविधान के तरफ से कि वो भविष्य में कानून बना सकते हैं जो डील करेगा एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप को लेकर, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप को लेकर। ठीक है, तो दैट्स वाई पार्लियामेंट ने यहाँ पर आप देख सकते हो सिटीजनशिप एक्ट 1955 लेकर आया एंड उसको बहुत बार अमेंड भी किया एंड अभी रिसेंटली नोटिफाइड आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी लाई गई, जो कभी खास डिस्कशन में भी थी। तो ये फ्रेंड्स हमने कवर कर लिया बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी सिटीजनशिप को लेकर। तो होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कतें न आई होंगी। ठीक है, आपको धराधर हर चीज़ समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है टू इनेक्ट अ लॉ रिलेटेड टू द एक्विजिशन एज वेल एज टर्मिनेशन। तो दैट्स वाई हम टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में भी पढ़ते हैं, कैसे रिनंसिएशन के माध्यम से, डेप्रिवेशन के माध्यम से, वो सब हम देखेंगे। एंड एक्विजिशन के लिए आपका बाय बर्थ, बाय डिसेंट, ये सब कुछ प्रक्रिया है, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, वो हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल देख लेते हैं। मैंने डिस्कस किया है पार्ट 2 की बात करें तो आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस को डील करता है एंड अल्टीमेटली आर्टिकल 5 से आर्टिकल नंबर 11 तक ये कवर होता है। ठीक है, तो बेसिकली आर्टिकल 5 क्या कहता है, तो आपको भी पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, अब ये इतनी ज़्यादा सिटीजनशिप का कॉम्प्लिकेशन भारत में क्यों देखा जा रहा है, तो उसको समझना पड़ेगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सिर्फ एक ही देश नहीं बने थे, 2 देश बन गए थे, इंडिया और पाकिस्तान। तो आपको भी ध्यान होगा कि बहुत सारे लोग इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान गए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से फिर बाद में इंडिया आए। तो दैट्स वाई जो कॉम्प्लिकेशन है टू ग्रांट सिटीजनशिप वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हमें रिफ्लेक्ट होती है इवन अप टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज 26 ऑफ जैन 1950। ठीक है, तो आफ्टर 26 जैन 1950 किसी सिटीजनशिप मिलेगी नहीं मिलेंगी वो तो पार्लियामेंट तय करेगा, लेकिन अप टू 26 जैन 1950 दैट इज एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको सिटीजनशिप मिलना है नहीं मिलना है वो कहीं ना कहीं संविधान ने बता रखा है। तो वही मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आर्टिकल 5 क्या कहता है, पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, डोमिसाइल्ड मतलब निवासी कहते हैं। ठीक है, निवासी। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो आपका आर्टिकल 5 है वो सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगा पर्सन को अप टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान से समझना है। वैसे प्रीलिम्स के लिए एक भी फैक्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आए ही नहीं है, आपको बस एक ओवरव्यू देखना है। तो इस आर्टिकल के तहत कैसे सिटीजनशिप मिलेगी, तो ऑल दोज हु आर डोमिसाइल्ड एंड बोर्न इन इंडिया अप टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। याद रखना यहाँ पर क्या है कि बस आपको भारत में जन्म लेना है, अप टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। साथ ही साथ इवन दोज जो डोमिसाइल रहे हैं यानी कि इंडिया में निवासी रहे, जैसे बहुत सारे यूरोपियंस, वो भले ही इंडिया में उनका जन्म ना हुआ हो लेकिन वो इंडिया में निवासी थे। ठीक है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ऑप्शन थी कि वो भी इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते थे, लेकिन एक कंडीशन था कि आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स में या तो उसके माताश्री या फिर पिताश्री हो सकते हैं, उनका जन्म इंडिया में होना चाहिए, तो उनको इन सिटीजनशिप का टैग मिल जाएगा। तो क्या हुआ, इवन दोज पर्सन हु वाज नॉट बोर्न इन इंडिया बट हु वेयर डोमिसाइल्ड उनको सिटीजनशिप मिल सकती है, प्रोवाइडेड कि आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वो इंडिया में जन्म लिए होंगे। ठीक है, और ये सब आपका अप टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक है,
नॉट आफ्टर दैट वाला भी हम डिस्कस करेंगे, वो आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत गवर्न होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और बात है कि एनीवन हु हैड बीन एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर मोर देन 5 years इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। यानी कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ? 26 जैन 1950। तो कोई भी व्यक्ति जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहा हो इंडिया में फॉर मोर देन 5 years, यानी कि मिनिमम 5 years तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी अगर रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, एंड वो कहीं ना कहीं इंडियन सिटीजन का टैग ले सकता है, ठीक है। यानी कि लेट से कि कमेंसमेंट कब हुआ हमारा संविधान 1950 में हुआ, तो मिनिमम उसको 5 साल तो इंडिया में एज ए रेसिडेंट रहना ही होगा। वो 5 साल से ज़्यादा भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम उसको 5 साल इंडिया में रहना ही होगा एज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तब उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता था, ठीक है। तो ये आपका हमने डिस्कस किया आर्टिकल 5 के प्रोविजंस। प्रीलिम्स के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है, ना ही स्टेट पीसीएस में पूछे जाते। तो ये हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं हम आर्टिकल 6 को डिस्कस करते। तो आर्टिकल 6 बेसिकली डील्स विद पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो यहाँ पर आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है और इसको आपको अच्छे से समझना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सिर्फ एक देश नहीं बना था, 2 देश बन गए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड बहुत सारे जो लोग थे वो पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है। एंड बाद में उनको होश आया तो अल्टीमेटली वो इंडिया की तरफ फिर से आ गए। तो कहीं ना कहीं उनको भी तो सिटीजनशिप देना था ना, तो इसीलिए ये आपका प्रोविजन सब ऐड किए गए। आर्टिकल नंबर 6 ऐड किया गया दैट डील्स विद द पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। तो ये कहीं ना कहीं सिटीजनशिप का अधिकार देता है सर्टेन पर्सनस को हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको रेड कलर में अंडरलाइन किया है। और इसका बैकग्राउंड यही है कि आज़ादी के बाद पार्टीशन हुआ, माइग्रेशन हुआ, लोगों का मास माइग्रेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसीलिए ये आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल नंबर 6, विच लेज डाउन कि कोई भी व्यक्ति जो इंडिया की तरफ आता है माइग्रेट होकर फ्रॉम पाकिस्तान, ये डेट याद रखना है, बिफोर जुलाई 1949, ठीक है। तो पाकिस्तान से इंडिया आता है बिफोर जुलाई 1949, तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप बन जाएगा। उसमें कोई आपका अदर प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वो इंडिया में बॉर्न हुए हों, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट आफ्टर दिस डेट, ये तो बिफोर जुलाई 1949 का डेट है, लेकिन व्हाट अबाउट द पर्सन हु कम्स टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर दिस डेट। तो उनके लिए एक कंडीशन हो जाएगी कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है आफ्टर दिस डेट, तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। एंड उसके लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये है कि बिफोर द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन इंडियन सिटीजनशिप, उनको 6 महीने मिनिमम इंडिया में रहना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद उनको सिटीजनशिप का टैग मिल सकता है। तो होप ये आपका आर्टिकल नंबर 6 का जो प्रोविजंस है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगेन आई एम सेइंग नॉट रेलिवेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्पस, कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। इतिहास गवाह है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, बुक उठाइए, अल्टीमेटली उसको सर्च करिए, कहीं से भी क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं खासकर इस टॉपिक से, ठीक है। बिकॉज ये आपका सिटीजनशिप गवर्न कर रहा है अप टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आपको पता है ना टाइम पीरियड कितनी आगे हो चुकी है। तो ये सब प्रोविज़न जो पहले अप्लाई होते थे वो बेसिकली वो तो बहुत पुराने हो गए। अल्टीमेटली अब हम सिटीजनशिप एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगी तो बनेगी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट अबाउट आर्टिकल 7? तो आर्टिकल 7 ऑल्सो डील्स विथ पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, कि पर्सन
कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान चला गया था लेकिन बाद में वो इंडिया आ गया, तो वो भी आप देख सकते हो। आर्टिकल नंबर 6 भी वही बोल रहा है, पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान और बाद में इंडिया आ गया। लेकिन यहाँ पर कट ऑफ डेट देखो आप, 19 जुलाई 1949 है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कट ऑफ डेट देखना है कि मार्च 1 1947 है, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये भी कहीं ना कहीं सिटीजनशिप का राइट प्रोवाइड करता है सर्टेन माइग्रेंट्स को जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए। यानी कि वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए थे, ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्या हो रहा है, वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए थे मार्च 1 1947 के बाद, लेकिन बाद में वो इंडिया आ गए रीसेटलमेंट परमिट्स के आधार पर, तो उसको सिटीजनशिप नेट में इंक्लूड किया जा सकता है, इंडियन सिटीजनशिप नेट में इंक्लूड किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि उसे एप्लीकेशन फाइल करना होगा फॉर रजिस्ट्रेशन। लेकिन बिफोर फाइलिंग हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन उसको मिनिमम 6 मंथ का इंडिया में निवास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर दिस ही हैड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 8 के ऊपर। आर्टिकल नंबर 8 बेसिकली ये ओवरसीज इंडियंस को सिटीजनशिप देने के लिए बात करता है ना। उनको अगर एक्वायर करना है इंडियन सिटीजनशिप तो उसके लिए प्रोविजंस है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब ये हुआ कि हो सकता है वो व्यक्ति खुद इंडिया में जन्म ना लिया हो, लेकिन उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, वो इंडिया में अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिया होगा। एंड अल्टीमेटली दैट्स वाई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का रिलेशन उस व्यक्ति से जुड़ जाता है और अल्टीमेटली उनको सिटीजनशिप ग्रांट मिल सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हो, जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 8, इट डील्स विद द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, है ना। अब वो पर्सन आउटसाइड इंडिया रह रहा हो, बिकॉज वो आउटसाइड इंडिया रिसाइड कर रहा हो, तो वो इंडियन सिटीजन हासिल कर सकता है, बट प्रोवाइडेड कि उसे सिटीजन ऑफ इंडिया के रूप में रजिस्टर करना पड़ेगा बाय द डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, जो उस देश में होंगे जहां पर वो रिसाइड कर रहा है, चाहे वो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओवरसीज इंडियंस को कवर करता है जिसको इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने की बात है, ठीक है। तो एक बार और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो जानी चाहिए कि आर्टिकल नंबर 8 बेसिकली डील्स विथ ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो भारत के बाहर रह रहा है, ठीक है, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है प्रोवाइडेड कि एनी ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि इंडिया और पाकिस्तान जब इंटीग्रेटेड थे उसको हम अनडिवाइडेड इंडिया कहते हैं। बट फिलहाल वो व्यक्ति ऑर्डिनरी आउटसाइड इंडिया रह रहा है तो वो इंडियन सिटीजन ले सकता है, प्रोवाइडेड उसको रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेट और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री जहाँ पर वो रह रहा है, चाहे वो बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन हो कमेंसमेंट हो या फिर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो। और ये कहीं ना कहीं प्रोविजंस ओवरसीज इंडियंस को कवर करता है जो सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब आर्टिकल नंबर 9 ये बेसिकली टर्मिनेशन की बात करता है। आपको पता होगा हमारा संविधान कभी भी ड्यूल सिटीजनशिप की सहमति नहीं देता, यानी कि एक ही सिटीजनशिप होगा, ठीक है। अगर आप दूसरा देश का सिटीजनशिप एक्वायर करोगे तो इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल 9 जो है वो प्रोवाइड करता है कि एनी पर्सन वॉलंटरी एक्वायर कर लेता है सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति है जो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, और वो अमेरिका गया, अल्टीमेटली वहाँ पर उन्होंने सिटीजनशिप ले लिया, अमेरिकन सिटीजनशिप ले लिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि भारत चूँकि ड्यूल सिटीजनशिप को सपोर्ट नहीं करता है तो कहीं ना कहीं जो इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएंगी, और ये संविधान खुद कह रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। तो ये बातें हो गई।
अब आर्टिकल 10 क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनना है कि जब हम बात करते हैं आर्टिकल 10 को, तो ये साफ साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है ना, दैट कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्ट 2 डील्स विद द सिटीजनशिप प्रोविजंस, तो वो जो है वेरियस प्रोविजंस जो पार्लियामेंट लॉ के माध्यम से ला सकती है, तो उनके प्रोविजंस से भी गवर्न किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा बात है। यानी कि अभी देख सकते हो टाइम टू टाइम पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप में अमेंडमेंट किया है, और वो अमेंडमेंट कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पर कहीं ना कहीं लागू हो जाती है। तो आर्टिकल 10 सिंपली सेज कि एवरी पर्सन जो इंडियन सिटीजन है अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस जो हमने अभी डिस्कस किए हैं पार्ट 2 के, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री लॉ के भी प्रोविजंस के अधीन होंगे। ठीक है, एंड वो सिटीजनशिप गवर्न होगी। तो ये बेसिकली आर्टिकल 10 हमने देखा। कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं यहाँ से आपका प्रीलिम्स पर्पस के लिए। आर्टिकल नंबर 11 ये ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि इट एम्पावर्स पार्लियामेंट कि वो कोई भी प्रोविजन बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एज वेल एज टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, नॉट एनी अदर अथॉरिटी, है ना। स्टेट लेजिस्लेचर सब कोई भी एम्पावर्ड नहीं है सिटीजनशिप पर लॉ बनाने के लिए। ठीक है, तो इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एज वेल एज टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल मैटर्स रिलेटेड टू इट। सो फ्रेंड्स, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में हमने देखा कि अप टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको सिटीजनशिप का अधिकार देना है, ठीक है, वो संविधान ने प्रोविजंस जानकारी दे रखी है। ठीक है, और ड्यूल सिटीजनशिप को तो समर्थन ही नहीं मिलता हमारे संविधान से, तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, एंड अगर ड्यूल सिटीजनशिप होगा तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएंगी। वो सब हमने देखा है। आर्टिकल नंबर 8 डिस्कस कर लिया, आर्टिकल 9 डिस्कस कर लिया, आर्टिकल 10 डिस्कस कर लिया, आर्टिकल 11, ये सब हमने 5 से लेकर 11 तक डिस्कस किया है। अब कल से हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 को डिस्कस करेंगे। ये देख सकते हैं आपके लिए मैं कितने रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, ये सब सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिया है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वेज टू एक्वायर सिटीजनशिप एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो बाय बर्थ, बाय डिसेंट, by registration, by naturalization and by incorporation of territory। एंड उसके बाद हम असम के स्पेशल केस को देखेंगे। ठीक है, वहाँ पर इलीगल माइग्रेशंस के इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फ्रॉम द बांग्लादेश, ठीक है, एंड सराउंडिंग रीजन्स, एंड उसके लिए मूवमेंट भी चली थी। तो असम अकॉर्ड आया था। असम अकॉर्ड क्या है, सेक्शन 6A क्या है, कैसे हम सिटीजनशिप लूज कर सकते हैं, तो रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ पीपल अंडर वेरियस स्कीम्स, ये आपको देखना जरूरी होगा क्योंकि यहाँ मीन्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनआरआईज कौन है, एनआरआईज बेसिकली इंडियंस ही है, नाम से पता चल रहा है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस। इंडियंस है जो नॉन रेसिडेंशियल है इंडिया में, यानी कि इंडिया में जनरली वो नहीं रहते हैं बट वो इंडियंस है, तो इसीलिए इनको वोटिंग अधिकार भी मिलते हैं। लेकिन OCI जो है वो कहीं ना कहीं नॉन इंडियंस है। ठीक है, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो भी नॉन इंडियंस है। ठीक है, लेकिन कुछ सर्टेन बेनिफिट मिलती हैं इन्हें। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का, या फिर यूँ कह सकते हो कि NRIs का। ये सब कहीं ना कहीं आपको मेंस आंसर राइटिंग में लिखने होंगे। ठीक है, चैलेंजेस क्या है इंडियन डायस्पोरा का, वो भी हम देखेंगे। डायस्पोरा डिप्लोमेसी क्या है, विल डिस्कस। बट प्रोवाइडेड कि आप हमारा समर्थन करते रहे, हमारे चैनल को आप स्प्रेड करें, हम आपको यूं ही इस प्रकार के इंटरेक्टिव वीडियोज लाकर प्रोवाइड करते रहेंगे। एंड आपका कोऑपरेशन हमारे लिए अहम होगा। यू शुड कोऑपरेट अस एंड स्प्रेड आवर चैनल टू योर फ्रेंड सर्कल्स टू गेट द वीडियोज डिलीवर टू देम एज वेल। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बस आपसे एक सजेशन है कि आप बताओ हमें कि क्या टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल आईडी शुरू करने चाहिए जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपकी मदद करे। ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।